हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, जहां से हमने पिछले वीडियो में आपको छोड़ा था उससे आगे आज पुनः कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो 4 क्लासिफिकेशन हमने बताए थे उसमें सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। क्या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को आज हम लोग समझेंगे। मस्तिष्क की संरचना के बाद, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन के बाद फ्रायड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की विवेचना की। फ्रायड के अनुसार 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। इड, जिसे इदम कहते हैं, ईगो, अहम, और सुपर ईगो, पराहम, जिसका विकास उन्होंने 1920 में किया था। आइए देखते हैं कि इड क्या है। इड यानी इदम। सबसे पहली बात यह है कि ये बायोलॉजिकल होता है, जैविक कारक पर आधारित होता है, और इसमें और इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल से प्रभावित होता है। इड शैशवावस्था में तीव्र होता है, उत्पन्न होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। यह यौवन और आक्रामकता का अभिप्रेरक है, मोटिव है। और साथ ही साथ जो इड होता है ये जन्मजात होता है। क्या होता है? इनबॉर्न होता है। सुख के पीछे भागता रहता है और आत्मसंतुष्टि में विश्वास रखता है। इसलिए इसे इच्छाओं का भंडार, इड को क्या कहते हैं? इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। साथ ही इसे इच्छाओं की जननी भी कहते हैं। जितनी भी इच्छाएं होती हैं, अनैतिक, असामाजिक, अधार्मिक, सभी तरह की इच्छाएं इसमें जन्म लेती हैं। चूंकि वो सभी इच्छाएं पूर्ति हो नहीं पाती, उसकी संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए वो दमित होकर के कहां चली जाती हैं? अचेतन मन में। इसलिए इड का पूरा प्रभाव, पूरा का पूरा इड जो होता है वो अचेतन होता है। इड मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किससे? मूल प्रवृत्तियों से। और इसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है? लिबिडो। क्या? लिबिडो। इड असामाजिकता, अनैतिकता, यानी इड जो होता है वो सामाजिकता, नैतिकता को नहीं मानता। उसे तो बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। इसलिए इड को एक आदमी के भीतर पशु, एनिमल इनसाइड अ ह्यूमन की संज्ञा दी जाती है। हमेशा याद रखिए कि इड का सुपर ईगो से सदैव विरोध रहता है, टकराव रहता है। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। इड जो भी इच्छाएं पूर्ति करना चाहता है, सुपर ईगो उसे करने से रोक देती है। चलिए अब देखते हैं ईगो, अहम क्या है। ईगो का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इड के कारण होता है। और ईगो पूर्णतः, ईगो का टर्म मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। इसका विकास प्रायः देखा गया है होता है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड एज में, जो यथार्थ से संबंध रखता है। किससे? रियलिटी प्रिंसिपल से, यथार्थ से। ईगो यह निर्णय लेता है कि किस आवश्यकताओं की पूर्ति कब करनी है और कितनी करनी है। यानी इड के द्वारा जितनी भी अनैतिक इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनकी पूर्ति करनी है या नहीं करनी है, ये किस पे डिपेंड करता है? ईगो पे। इसलिए इसे मन का शासक कहते हैं। ईगो इड और सुपर ईगो के बीच एक मध्यस्थता, एक कड़ी का काम करता है। इसकी, इन दोनों के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है। मन के चेतन भाग में आने को ही ईगो कहते हैं। मन के जो भी हिस्से यहां से यहां चले जाएं या इस अवस्था में होती हैं, उसे ईगो कहा जाता है। ईगो जो होता है वो इड की मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? उसे कंट्रोल भी करता है। और ईगो द्वारा जो भी चीजें दमित कर दी जाती हैं, ईगो द्वारा इड की, इसके आदेश पर जो भी चीजें दमित होती हैं वो सब चली जाती हैं कहां? अचेतन मन में।
लेकिन इसका संबंध चेतन मन से ही होता है। इसलिए ईगो को एक आदमी के भीतर आदमी, क्या एक आदमी के भीतर आदमी, मैन इनसाइड अ ह्यूमन की संज्ञा दी जाती है। सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो को मोरल माइंड, नैतिक मन भी कहा जाता है। साथ ही इसे मोरल कमांडर भी कह के संबोधित किया जाता है। इसका विकास प्रायः देखा जाता है कि किशोरावस्था में डेवलप होता है। जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो यह एक ऐसा नैतिक तंत्र है जो अपने नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है। यह ईगो को भी नैतिक कार्य करने के लिए बाध्य करता है। किसको? ईगो को। सुपर ईगो को नैतिक कार्य करने के लिए भी बाध्य करता है। इसका जो संबंध होता है सुपर ईगो का, उसका संबंध सामाजिकता से होता है। किससे? सामाजिकता से, जो पूर्णता की, होलिज्म की खोज करता है। इसलिए सुपर ईगो नैतिक, सामाजिक और आदर्शात्मक होता है। और सुपर ईगो को आइडियल प्रिंसिपल, आदर्श सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही इसको आत्मा की आवाज, कहते हैं ना कि अपने मन की सुनो, आत्मा की आवाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवांछित और अप्रासंगिक इच्छाओं का दमन कर देता है, जो कि कहां चली जाती हैं? अचेतन मन में। कहां? अचेतन मन में चली जाती हैं। इससे उचित अनुचित का, इससे क्या होता है फिर? सुपर ईगो से क्या होता है? उचित और अनुचित का ज्ञान बढ़ता है और आइडेंटिफिकेशन, क्या? तादात्म्यकरण विकसित होता है। इस पर संस्कृति, सभ्यता, धर्म और नैतिकता की छाप होती है। इसकी जितनी भी नैतिक चीजें होती हैं, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, सभ्यता है, संस्कृति है, उन सब की इस पर, सुपर ईगो पर छाप पड़ी रहती है। इसलिए इसे एक आदमी के भीतर देवता, यानी गॉड इनसाइड अ ह्यूमन भी कहा जाता है। इस पूरी उल्लेख का सार क्या निकला? सार क्या निकल सकता है इसका? आइए सार पे अध्ययन करते हैं कि इस पूरे अध्ययन से हमने क्या समझा और इसका सार क्या हुआ। इसेंस क्या निकला? फ्रायड के अनुसार मानसिक संरचना में 3 चीजें प्रमुख होती हैं। मानसिक मेंटल स्ट्रक्चर में, यानी माइंड में जो चेतन, अचेतन और चेतन है, उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो, जो निरंतर संघर्षशील रहते हैं। आपस में क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं। इड और सुपर ईगो में हमेशा, इड में और सुपर ईगो में क्या होता है? विरोध रहता है, एक तनाव रहता है, क्योंकि इड का कार्य है सुख को खोजना। इड समझता है कि तनाव हो या काम वासना हो या दुख को दूर करना हो, इसके लिए जरूरी है सुख की तृप्ति हो। इसलिए इड इच्छाओं को ईगो में ले जाकर, क्योंकि ईगो थोड़ा नैतिक होता है, ईगो में ले जाकर उसकी तृप्ति करना चाहती है। लेकिन इड और ईगो के बीच सुपर ईगो एक सेंसर, द्वारपाल बनकर खड़ा हो जाता है और इड की अनैतिक इच्छाओं को ईगो में आने से रोक देता है। हालांकि कभी कभी इड की इच्छाएं ईगो में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अब ईगो क्या करे? वह इड की इच्छाओं या मूल प्रवृत्तियों या रियलिटी यानी यथार्थ के बीच संतुलन बनाए, उसकी बनाने की कोशिश भी वो करता है। और इसी संतुलन बनाने की कोशिश, उसकी जद्दोजहद में, उसके मस्तिष्क में, इड में, ईगो में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स
टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, जिससे बचने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म, किसका डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो जो है डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, क्योंकि दोनों में संतुलन बना के इसे रखनी होती है। इस तरह ईगो अवांछित तनाव और चिंता उत्पन्न करने वाले तत्वों को चेतन मन में आने से रोक देता है। इसकी हेल्प से डिफेंस मैकेनिज्म की। इस प्रकार यदि ईगो ईड को नियंत्रण में रखता है, इस प्रकार यदि ईगो ईड को नियंत्रण में रखता है और सुपर ईगो से नियंत्रित होता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व समायोजित होगा। और जब ईड सुपर ईगो को नहीं मानता, क्या है, ईड जो है जब ईड सुपर ईगो को नहीं मानता और ईगो यानी यथार्थता को नकारता है, तो व्यक्तित्व में विकृति उत्पन्न होती है। क्या होती है? विकृति उत्पन्न होती है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईड ईगो सुपर ईगो में जिसका जो पक्ष स्ट्रांग होगा उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। कैसा? ये बात क्लियर है। तीन चीजें हमारे पास, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है, हमारे ही व्यक्तित्व के हिस्से हैं। जो भाग इनमें से ज्यादा स्ट्रांग होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। यदि ईड से प्रभावित व्यक्तित्व को, यदि हमारा व्यक्तित्व ईड से प्रभावित हुआ तो ईड उसे राक्षसी मार्ग पर लेकर चला जाएगा और उसका व्यक्तित्व निम्न कोटि, कामुकता, क्रोधी, सुख के पीछे भागने वाला जैसा बन जाएगा। इसी तरह यदि हमारे व्यक्तित्व में सुपर ईगो की प्रधानता होगी तो व्यक्ति को सुपर ईगो नैतिकता के मार्ग पर ले जाएगा और वह व्यक्ति आध्यात्मिक दैवीय शक्ति से परिपूर्ण, नैतिक और आदर्शवादी बन जाएगा। और ईगो दोनों में मध्यस्थता करके यथार्थ के मार्ग पर लेके जाता है। ईगो क्या करता है? अगर ईगो प्रधान हुआ तो दोनों में मध्यस्थता करेगा और इसे यहां रियलिटी यानी यथार्थता के मार्ग पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों ये था ईगो सुपर ईगो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड लक।